हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमैया है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में टीचर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म में हम इंडिया के फॉरेस्ट वेल्थ के बारे में जानेंगे और कॉलोनियल एरा से पहले यहाँ पे फॉरेस्ट कैसे रेगुलेट होते थे और आफ्टर जो कॉलोनियलिज्म है यानी अंग्रेज़ों के आने के बाद जो है फॉरेस्ट सोसाइटी किस तरह से यहाँ पे चेंज होती है। अब अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पे जो फॉरेस्ट थे वो किस तरह से जो है काम कर, यहाँ पे फॉरेस्ट कैसे रेगुलेट हो रहे थे। बिफोर ब्रिटिश रूल फॉरेस्ट जो है एक एसेंशियल पार्ट थे एवरीडे लाइफ के। ट्राइबल कम्युनिटीज़, पैस्चरलिस्ट, विलेजर्स जो हैं फॉरेस्ट पे डिपेंड करते थे फूड के लिए, फ्यूल वुड के लिए, ग्रेजिंग के लिए, मेडिसिन के लिए, फ्रूट्स के लिए, हनी के लिए, बैम्बो एंड टिम्बर के लिए। तो यानी फॉरेस्ट के ऊपर जो है लोग हमेशा से ही डिपेंडेंट थे फॉर डिफरेंट रीजंस। अब कम्युनिटीज़ जो है वो ट्रेडिशनल कस्टम्स को फॉलो कर रही थी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, और वो फॉरेस्ट से उतनी ही चीज़ें ले जाते थे जितनी उन्हें ज़रूरत थी ताकि फॉरेस्ट जो है नेचुरली रीजनरेट कर सकें। और बहुत सारे ग्रुप्स जो थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया करते थे, हंटिंग किया करते थे, गैदरिंग एंड सीजनल ग्रेजिंग विदाउट परमानेंटली डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। यानी अंग्रेज़ों के आने से पहले जो है फॉरेस्ट जो है जो जनरेशन्स है वो टाइम टू टाइम इन्हें यूज़ कर रही थी, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं थी और फॉरेस्ट के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ रहा था, तो एज सच उस तरह से फॉरेस्ट को रेगुलेट करने के लिए किसी लॉज की ज़रूरत थी नहीं। और जंगल जो है वो भी, जो लोग जो हैं जंगलों को थोड़ा सैक्रेड ही मानते थे और उतना ही जंगलों से लेते थे जितनी उन्हें ज़रूरत थी, और जंगल जो है खुद ब खुद रीजनरेट होते थे। इवन जैसे हमने देखा जो हमारे ये पैस्टोरलिस्ट जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी इंडिया में, वो भी जो हैं वो सीजनली जो हैं वो ट्रांसह्यूमेंस किया करते थे, यानी वो भी शिफ्टिंग किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ताकि जो ये ग्रेजिंग लैंड्स हैं वो रेप्लेनिश कर सकें खुद को, और दूसरा वो जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशंस भी हुआ करती थी वहाँ पे, झुम कल्टीवेशन जिसे कहते हैं, कि एक जगह पे फसल लगा के उसे छोड़ दिया जाता था, फिर उसके बाद नई जगह पे जाके फसल लगाई जाती थी ताकि पुरानी वाली जो लैंड है वो वापस से फर्टाइल हो जाए। तो इस तरह से जो है इंडिया में जंगलों को मैनेज किया जा रहा था और कोई ज़्यादा इन पे लोड नहीं था, इसीलिए किसी भी फॉरेस्ट लॉज की ज़रूरत नहीं थी। और कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने बेसिक नीड्स के लिए जो है फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब ब्रिटिशर्स के आने से क्या चेंज आती है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो फॉरेस्ट को कंट्रोल करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो ब्रिटिश एम्पायर जो था उन्हें बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ चाहिए थी टिम्बर की ज़रूरत उन्हें थी रेलवे स्लीपर्स के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए, माइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। अब इंग्लैंड में जो ओक ट्रीज थे वो ऑलमोस्ट उन लोगों ने ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो नेवल एम्पायर थे, यानी उन्हें समुद्रों के ज़रिए जो है बहुत ज़्यादा ये ट्रैवल करना पड़ता था, और उनकी शिप जो इंडस्ट्री थी, उनकी जो नेवल जो भी उनकी नेवल पावर्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, और उनका सारा का सारा दारोमदार जो है वो शिप बिल्डिंग पे बेस्ड था, यानी समुद्री जहाज़ों के ऊपर समुद्री जहाज़ बनाने के लिए जो है जो वहाँ पे जो ट्रीज़ थे, ओक ट्रीज़ थे, वो ऑलमोस्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा इनडिफरेंटली जो है उनकी कटिंग की थी। और अब उन्हें जो है और लकड़ी की ज़रूरत थी जो उन्हें जो है उनकी कॉलोनीज से मिल सकती थी। क्योंकि एक तो शिप बिल्डिंग और साथ ही साथ जो है रेलवे स्लीपर्स के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी।
और अब जो रेलवे नेटवर्क्स क्योंकि एक्सपैंड हो रहे थे, या फिर जैसे जो फर्नीचर के लिए या बाकी चीज़ों के लिए जो है लकड़ी लग रही थी, और वो लकड़ी जो है उन्हें जंगलों से मिलती, अपनी जो कॉलोनीज है वहाँ से मिलती। इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें जंगलों को अपने कंट्रोल में लेने की ज़रूरत पड़ी, ताकि वो लकड़ी को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें और दूसरों को लकड़ी को इस्तेमाल करने से रोकें। बेसिकली वुड को जो है जंगल में अब वो कंट्रोल करेंगे, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू भी कमाना चाहती थी, टिम्बर को बेच के सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि वो दूसरों को भी अब जो है ये जो है टिम्बर बेचना शुरू हो गए। टीक, साल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और बहुत ही महंगे, ये इनकी लकड़ी, इन ट्रीज की लकड़ी जो है बहुत ही महंगी होती है। तो इसीलिए अब वो इसे बेच के जो है प्रॉफिट्स भी कमाना चाहते थे। अब इन सब अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फॉरेस्ट को डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल में ले आया जाता है, और जो लोकल्स के राइट्स थे, जो सदियों से वो लोग जो है जंगलों में जो उनके राइट्स थे, जंगलों के ऊपर वो डिपेंडेंट थे, चाहे वो ग्रेजिंग के लिए या फिर घरों में जलने वाली लकड़ी के लिए, या जानवरों के लिए जो पत्ते वगैरह लाए जाते हैं, या मेडिसिन्स कलेक्ट की जाती हैं, या हनी जो ये हार्वेस्ट किया जाता है, या बहुत सारे रीजन से वो इवन जो हंटिंग है, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो जो है डिपेंड करते थे लोग जो जंगलों के ऊपर, और सदियों से उन्हें एक्सेस थी इन जंगलों की बिना किसी रोक टोक के। अब अंग्रेजों ने जो है उसे खत्म कर दिया, अब उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और इससे जो है बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है सोसाइटी में। अब सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, जब उन्हें लगता है कि हमें जो है अब जंगलों को सोच समझ से ही यूज करना होगा, और इनकी लकड़ी जो है, क्योंकि इन्हें लकड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए ये लोग जो हैं ये सोचते हैं कि अब जो है फॉरेस्ट को सोच समझ के और साइंटिफिक वेज में जो है चलाना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक ये फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। अब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या थी, अब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक जर्मन होते हैं ब्रांडिस करके, उन्हें जो है यहाँ पे बुलाया जाता है, ट्रेन फॉरेस्टर वो होते हैं। तो उन्हें जब यहाँ पे बुलाया जाता है, उन्हें बोला जाता है, तो वो यहाँ पे आके जो है सेटअप करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1864 में। क्योंकि अंग्रेजों को जो है जंगल की ज़रूरत होती है शिप बिल्डिंग के लिए, रेलवेज के लिए, जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ये वुड की ज़रूरत होती है, स्लीपर्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए वो लोग परेशान होते हैं कि कहीं लोकल लोग जो हैं या जो ये ट्रेडर्स हैं वो रेकलेसली जो ट्रीज़ की कटिंग कर रहे हैं, तो उससे जंगलों को ज़्यादा नुकसान ना हो। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाते हैं जिसका नाम होता है डाइटरिच ब्रांडिस। डाइटरिच ब्रांडिस, ये जो डाइटरिच ब्रांडिस होते हैं, जो कि जर्मन होते हैं, जर्मन एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें एडवाइस के लिए बुलाया जाता है और उन्हें बनाया जाता है फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। और ये जो ब्रांडिस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यहाँ पे सेटअप करते हैं 1864 में। 1864 में ये यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को सेटअप करते हैं, और पहली बार जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनते हैं 1865 में, ये ब्रांडिस की गाइडेंस में। और ये जो ब्रांडिस होते हैं ये क्या इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री,
तो इसके जो मेन एम क्या होते हैं, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जो कि बेसिकली बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं मानी जाती। बाद में जो इकोलॉजिस्ट हैं वो इसे बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं मानते, इवन अनसाइंटिफिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक जो ये फॉरेस्ट्री है उसमें क्या किया जाता था कि पहले जंगल जैसे होते थे, वहां पे अलग अलग टाइप के जो हैं ये ट्रीज पाए जाते थे, कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, श्रब्स थी। तो ये क्या करते, ये बोलते ये सब वेस्ट है, इस सबको काट दो और जो है एक ही किस्म के जो ट्रीज हैं वो लगा दो, ताकि बाद में उन्हें एक साथ काट के जो है यूज किया जा सके और वहां पे फिर से पेड़ लगाए जाएं, जो फिर टाइम टू टाइम जो है बेसिकली ये सिर्फ लकड़ी चाहते थे, ये सिर्फ जंगल इसलिए चाहते थे ताकि ये उनको काट सके और अपनी शिप बिल्डिंग में और रेलवे बिल्डिंग में जो है उन्हें यूज कर सके, विदाउट जो है ये सोचे कि इससे जो है जो डाइवर्सिटी है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और हर प्लांट का जो है अपनी वैल्यू होती है, चाहे वो मेडिसिनल है या अलग अलग तरह से, वो अलग अलग जो है अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस होती है, इसका मेन एम ही होता है टिम्बर प्रोडक्शन को, ना कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। अब नेचुरल मिक्स्ड फॉरेस्ट जो होते हैं उनको काटा जाता है और उन्हें प्लांटेशन से रिप्लेस किया जाता है। प्लांटेशन होते हैं जब एक ही तरह के जो ट्रीज लगाए जाएं, एक ही तरह की जो है प्लांटेशन लगाई जाए सिंगल पीसेस के ऊपर, खासकर जैसे टीक, साल। और ये जो ट्रीज होंगे ये गिनने भी आसान है, इनका हार्वेस्ट भी इजी है और इन्हें जो है प्लांट्स और एनिमल्स ये से बचाना भी आसान था। अच्छा, although profitable for colonial government, scientific forestry reduced the ecological diversity and affected forest dependent communities. अब जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट्स जो आते हैं वो किस तरह से जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं लोगों की लाइफ्स को। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांडस ने जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज स्टार्ट की थी 1864 में, और 1865 में जो है हमारे यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट्स आ जाते हैं और एक इंडियन इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप किया जाता है देहरादून में 1906 में। और बाद में ये जो ये फॉरेस्ट एक्ट्स जो होते हैं 1865 के, इसे अमेंड किया जाता है 1878 में और उसके बाद जो है 1927 में। 1878 में जो है क्या किया जाता है कि फॉरेस्ट को जो है डिवाइड कर दिया जाता है 3 हिस्सों में। एक होते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दूसरे होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरे होते हैं विलेज फॉरेस्ट। अब जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे तो टोटली जो है लोगों की एंट्री और ग्रेजिंग बैन होती है। प्रोटेक्टेड और जो विलेज फॉरेस्ट जो थे वहां पे जो है लोगों को अलो किया जाता है, वो भी विद परमिट्स। लोग क्या वहां पे जो हैं, जो ट्राइबल्स वहां पे जाया करते थे। रिजर्व फॉरेस्ट में तो ये लोग टोटली बैन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट जो थे, जहाँ पे जो ये फॉरेस्ट जो थे, जो रिजर्व वाले थे, वहां पे बेसिकली टिम्बर या साल ट्रीज या वो महंगे जो ट्रीज थे जो इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, वो जो है वहां पे हुआ करते थे, तो उन्हें ये रिजर्व का जो है कैटेगरी दे देते हैं। अच्छा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है वो डिवाइड करते हैं फॉरेस्ट को रिजर्व में, प्रोटेक्टेड में, विलेज फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट जो है उनके जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो सबसे स्ट्रिक्टेस्ट रूल्स होते हैं। एंट्री या फिर ग्रेजिंग जो है वहां पे उसके लिए ऑफिशियल परमिशन चाहिए होती है, जिसे परमिट कहा जाता था। अब लोग जो है फ्रीली यहाँ से फ्यूल वुड, फ्रूट्स, लीव्स या मेडिसिनल प्लांट जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकते थे। जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस थी अब वो इलीगल बन चुकी थी। अब फॉरेस्ट लॉज को वायलेट करना जो है, जो भी इन लॉज को वायलेट करता था उसे फाइन्स देने पड़ते थे,
या फिर उसके जो कैटल होते थे, जैसे कोई ग्रेजिंग के लिए चला गया चोरी छुपे तो उनकी कैटल को जो है छीन लिया जाता था या फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। अब इन्हीं सारे लॉज के चलते जो है क्या होता है, अब लोग जब तंग आ जाते हैं इन सब रिस्ट्रिक्शन से, तो बास्ट जो रीजन है, जो आज का छत्तीसगढ़ एरिया है, वहां पर बहुत सारी ट्राइब्स हुआ करती थी। ये वही एरिया है, आगे आप ट्राइब्स वाले चैप्टर में इसे पढ़ेंगे, जहाँ पे जो हमारी ट्राइब्स थी, इम्पोर्टेंट ट्राइब्स यहाँ पे जो होती हैं, ये उस टाइम पे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र वाले जो एरियाज जो हैं इसमें जो पड़ते थे, छत्तीसगढ़ के जो एरियाज पड़ते थे, यहाँ पे जो मेन ट्राइब्स थी, मारिया थी, मोरिया थी, गौंड्स थे, ध्रुवाज थे, बाटराज थे, हालबाज थे। तो ये जो मेन ट्राइब्स जो इस रीजन में रहते थे, तो वो डिपेंड करते थे फॉरेस्ट के ऊपर। उनकी जो लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट था। और जब कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने जो है इन फॉरेस्ट लॉज को स्ट्रिक्टली इम्पोज करना शुरू किया, तो जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनका तो लाइवलीहुड ही जो है वो अब थ्रेटन्ड था। अब रिबेलियन जो है 1910 में जो है इम्पोर्टेंट सिंबल बन जाता है रेजिस्टेंस का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, और ट्रेडिशनल जो राइट्स होते हैं, फॉरेस्ट राइट्स होते हैं लोगों के, उनसे जो है एक फाइट की तरह वो उनको देखा जाता है कि कैसे जो है हम अपने ट्रेडिशनल राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट के ऊपर जो है, या जो कम्युनिटीज डिपेंडेंट होती हैं फॉरेस्ट के ऊपर, वो बिफोर कॉलोनियल एरा कैसी थी और ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा जो है उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब जम्मू कश्मीर में जो है क्या रहता है कि 1940s तक जो है, जो जम्मू कश्मीर भी थी ये भी प्रिंसली स्टेट ही होती है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के मतलब रूलर्स जो है वो हमेशा से ही अवेयर रहे हैं फॉरेस्ट के लिए, तो कभी भी फॉरेस्ट के ऊपर उस तरह से लोड नहीं पड़ता था। इवन जो यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज हैं ट्रीज की, जैसे चिनार है, मैपल्स हैं, विलोज हैं, रूबिनियास हैं, तो ये सारे जो हैं यहाँ पे डिफरेंट रूलर्स ने टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस किए हैं ये ट्रीज। और यहाँ के जो वर्क्स हैं, जैसे लाल देद के वर्क्स हैं या शेख नूरुद्दीन के वर्क्स हैं, तो उनमें उन्हें पढ़ने से उनमें जो है मिलता है कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पे जंगलों की तरफ पहले से ही सेंसिटिव थे और अवेयर थे। तो यहाँ पे जो है पहले जो ट्रेडर्स भी हैं वो भी जो है थोड़ा बहुत सा ही वो दे के, थोड़े बहुत सा ही अमाउंट दे के जो है लकड़ियाँ वगैरह जो जंगल से जो है ट्रीज वगैरह कटवा पाते थे, और लोग भी जो है वो फ्रीली जो है यूज करते थे जंगलों को। और हिमालयन फॉरेस्ट जो है जम्मू रीजन के, जो जम्मू एंड कश्मीर के, वहाँ पे कॉनिफेरस जो ट्रीज हैं, जैसे देवदार है, पाइन है, फिर है, स्प्रूस है, तो ये जो फॉरेस्ट है ये टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्यूल वुड, फॉडर और रिच बायोडाइवर्सिटी का सोर्स हैं। और जो गुज्जर बकरवाल्स हैं जो हम पैस्टोरलिस्ट में भी पढ़े थे, वो यहाँ के वेल नोन पैस्टोरल कम्युनिटीज हैं। और हर साल जो है ये लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अपनी शीप, गोट, बुफेलोज के साथ जम्मू प्लेन्स में, और फिर गर्मियों में ये लोग हिमालयन पास्चर्स की तरफ जो है मूव करते हैं। सीजनल ग्रेजिंग रूट्स इनके जो हैं, जिन्हें जनरेशन से ये यूज करते आ रहे हैं, पीर पंजाल को क्रॉस करते हुए काफिलाज में ये लोग चलते हैं। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे फॉरेस्ट को हमेशा से यूज किया गया बाय लोकल कम्युनिटीज, बाय जो नोमैड्स हैं, जो पैस्टोरल जो कम्युनिटीज हैं, वो भी फॉरेस्ट को यूज करते रहे हैं। अब फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमेशा से ही लाइवलीहुड के लिए। ग्रेजिंग के अलावा फॉरेस्ट जो हैं फॉडर प्रोवाइड करते हैं जानवरों के लिए, यानी चारा। घर बनाने के लिए जो है लकड़ी इस्तेमाल होती है, हम जानते हैं जैसे जम्मू कश्मीर में जो है घर बनाने के लिए जो है जो छत वगैरह और विंडोज वगैरह वो सारा लकड़ी में बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्नो वगैरह पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे टीन डलती है।
अब जो हर्ब्स जो जंगलों से मिलते हैं, वाटर जो सोर्सेज हैं ये लाइफ स्टॉक के लिए, तो जंगल जो है हर तरह से यूजफुल थे और लोगों को जंगलों की तरफ जो एक्सेस है हमेशा से ही अवेलेबल थी। और कस्टमरी जो यहाँ पे जो राइट्स थे लोगों के जंगल के लिए वो हमेशा से ही वो लोग प्रैक्टिस करते आ रहे थे। अब कॉलोनियल स्टाइल में आते ही फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कर दिया, यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस लगना शुरू हो गई ग्रेजिंग के ऊपर, टिम्बर कलेक्शन के ऊपर, और कुछ फॉरेस्ट में तो जो एक्सेस थी वही रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। अब ये जो मेजर्स इन लोगों ने लिए, ये जो कदम इन लोगों ने उठाए, इससे जो ट्रेडिशनल माइग्रेशन रूट्स थे वो जो है अब वो रिड्यूस हो गए और लोगों को जो रिसोर्सेज के लिए जो एक्सेस थी हमारे पैस्टरलिस्ट नोमैड्स को जो गुज्जर एंड बकरवाल थे वो कम हो गई। और आज भी जो है यहाँ पे बैलेंस्ड हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन देखने को मिलती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। ट्रेडिशनल राइट्स जो हैं फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज के जो हैं आज भी उन्हें जो है मेंटेन किया गया है। अब जैसे हमने देखा था कि इंडिया में जो है ये जो ब्रांडिस को लाया जाता जो कि जर्मन एक्सपर्ट होते हैं वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट्स लाते हैं 1865 में और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है ये वो क्रिएट की जाती है 1968 में, और जिसके रिजल्ट में क्या होता है यहाँ पे भी जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है, कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर जो है इसकी टोपोग्राफी जो है वो डिफरेंट होती है और यहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट होता है। तो जो ये जो कल्चर था, सिल्वी कल्चरल सिस्टम था जिसमें जो है एक ही तरह के प्लांट्स जो है वो लगाए जाते थे, काटे जाते थे, टाइम टू टाइम फिर से लगाए जाते थे, तो वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब एक बार के कुछ जगहों पे पेड़ काटे गए और लगाए गए तो जो एक्सपेक्टेड जो आउटकम थी वो मिली नहीं। और इवन जहाँ पे पेड़ काटे भी गए वो जो जगहें हैं उनमें क्या हो गया, उनमें डिफोरेस्टेशन हो गई, या तो वो जो जगहें थी वो वैसी ही रही, वहां पे दोबारा से उस तरह से ट्रीज लग ही नहीं पाए। और यहाँ पर जो ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का जो ये जो तरीका था जिसको सिल्वी कल्चरल सिस्टम भी कहा गया, ये जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में फेल हो जाता है। अब जैसा हमने पैस्टरलिस्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया में पैस्टरलिस्ट जो नोमैड्स थे उनकी लाइफ जैसे इम्पैक्ट की थी, वैसे ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कॉलोनियलिज्म के बाद, यानी ये जो यूरोपियन पावर्स थी उनकी कॉलोनी बनने के बाद जो है हर जगह पे जो है जो पैस्टोरलिस्ट जो थे उनके मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हुए थे, उनके जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं वो श्रैंक हुए थे। उसी तरह से जो फॉरेस्ट लॉज जो यूरोपियंस ने लाए थे ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं थे बल्कि जहां जहां पे जो भी यूरोपियन नेशन जो है अपनी कॉलोनी बनाता था, सिर्फ यूरोपियन नेशन ही नहीं, इवन जो यूएसए था वो भी इसमें, अमेरिका जो है वो भी क्या कर रहे थे, यूएसए जो है उनकी भी कॉलोनीज थी जो ओवरसीज थी। बाकी बड़े बड़े नेशंस की भी जो है ज्यादातर वो यूरोपियंस ही थे जिनकी कॉलोनीज थी ओवरसीज। तो सब ने जो है अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि सबको ज्यादा से ज्यादा जंगल अपने लिए चाहिए थे, तो इसीलिए सब ने जो है लोकल पॉपुलेशंस जिनके कस्टमरी राइट्स थे हमेशा से फॉरेस्ट के ऊपर, उनको डिनाई किया और फॉरेस्ट को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की बाय डिफरेंट फॉरेस्ट एक्ट्स या अलग अलग तरीकों से। अब जावा जो है उसकी एग्जाम्पल दी जा रही है यहाँ पे, जैसे पैस्टोरलिस्ट में जो है वो अफ्रीका की जो है ये मसाई कम्युनिटी की एग्जाम्पल दी जाती है, ये सिमिलैरिटीज बताने के लिए कि किस तरह से क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं इंडिया के पैस्टोरलिस्ट में और जो ये कॉलोनियल लॉज इंट्रोड्यूस हुए थे उससे उनकी लाइफ कैसे इफेक्ट हुई। वैसे ही इंडिया के फॉरेस्ट में जो है कॉलोनियल ये लॉज के बाद क्या चेंजेस आए, वैसे ही हम एक एग्जांपल देखेंगे इंडोनेशिया के जावा फॉरेस्ट का। जावा फॉरेस्ट जो कि इंडोनेशिया में है। अब जावा जो है एक आइलैंड है इंडोनेशिया में और ये डच कॉलोनियल कंट्रोल में आ जाता है। डच कॉलोनियल
कंट्रोल में ये आ जाता है। जैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे तो वहां पे जो है इंडोनेशिया जावा में डच थे। तो ये जो है, ये जो एरिया था जावा का, ये अपने फेमस हाई क्वालिटी टीक फॉरेस्ट के लिए मशहूर होता है। अब टीक जो हम सब जानते हैं स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल वुड जो है उनसे मिलती है, और यही वुड जो है यूज होती है शिप बिल्डिंग में, रेलवे कैरेजेस में, ब्रिजेस में, बिल्डिंग्स में। अब आजकल तो रेलवेज में नहीं लग रही, बट उस टाइम पे जब रेलवेज बन रहे थे तो उनमें रेलवेज में जो है वो वुडन प्लैंक्स लगते थे और वुडन स्लीपर्स जो है वो उसमें बिछाए जाते थे। अब डच गवर्नमेंट जो है उन्होंने वहां पे जो है फॉरेस्ट सर्विसेज क्रिएट की ताकि वो मैनेज कर सकें टीक फॉरेस्ट को साइंटिफिकली। लोकल विलेजर्स जो हैं उनके जो कस्टमरी राइट्स होते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, उन्हें गवर्नमेंट जो है वो नहीं मानती, और जितने जो फॉरेस्ट जो होते हैं उन्हें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी माना जाता है। अब जो विलेजर्स होते हैं उनके पास राइट्स नहीं होते हैं कि वो जंगल से टिम्बर कलेक्ट कर सकें, अपने एनिमल्स को ग्रेज करा सकें, या फिर लैंड जो है वो कल्टीवेट कर सकें फॉरेस्ट के अंदर। और बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ता है, फॉरेस्ट सर्विस देनी पड़ती है लो वेजेस के ऊपर, किसके बदले, अगर उन्हें फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज करना है। अब कलांग्स जो है वहां की एक कम्युनिटी है जो कि फॉरेस्ट कम्युनिटी होती है, और ये स्किल्ड होती है कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ टिम्बर में। और ये जो कम्युनिटी होती है कलांग्स की, ये इनका जो है इनका लाइवलीहुड ही डिपेंड करता है इनके जो ये ट्रीज की कटिंग वगैरह किया करते थे, क्योंकि ये इसमें काफी स्किल्ड थे और इनका जो है इनका कंट्रोल होता है पूरा, इन ट्रीज की कटिंग वगैरह का सारा यही लोग देखा करते थे। अब ये लोग रेजिस्ट करते हैं डच कंट्रोल को, क्योंकि डच ने क्या कर दिया है, फॉरेस्ट में इन लोगों की एक्सेस नहीं रखी, और ये लोग जो है फॉरेस्ट के थ्रू ही अपना लाइवलीहुड कमाते थे, जो टिम्बर को कट करके ट्रांसपोर्ट करके, जिसमें ये स्किल्ड थे। और इनका जो रेजिस्टेंस है वो रिफ्लेक्ट होता है, जो इनका कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है कॉलोनियल कमर्शियल इंटरेस्ट के साथ और लोकल लाइवलीहुड्स के बीच में जो एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, वो इनका जो है स्ट्रगल दिखाता है। अब एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है ये जावा को यूज कर रहा है कि किस तरह से कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज जो थी वो सिमिलर थी डिफरेंट कंट्रीज में, और फॉरेस्ट को जो है मैनेज किया जा रहा था प्रॉफिट के लिए, जिसे नाम दिया जा रहा था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का, जबकि लोकल कम्युनिटीज के जो ट्रेडिशनल राइट्स थे, जो कस्टमरी राइट्स थे, उन्हें जो है उन्हें देने से इनकार कर दिया जाता है, और हर जगह जो है लोग सफर करते हैं। अब इस चैप्टर को समराइज करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज थी वो ट्रांसफॉर्म करती हैं इंडियन फॉरेस्ट को कम्युनिटी रिसोर्सेज से गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कमर्शियल एसेट्स में। यानी पहले जो फॉरेस्ट थे वो कम्युनिटी के रिसोर्सेज हुआ करते थे, लेकिन कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज ने क्या कर दिया, इनको गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कमर्शियल एसेट्स बना दिया, जिससे ब्रिटिशर्स जो है इकोनॉमिकली बेनिफिट करते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज होती है उनका लैंड का लॉस हो जाता है, लाइवलीहुड का लॉस हो जाता है, और जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे उनसे छीन लिए जाते हैं, उनके कस्टमरी राइट्स उनको नहीं मिलते। और ये किस्सा सिर्फ यहाँ पे ही नहीं रुकता, इनफैक्ट जैसे बास्तर जो एरिया में जो कि छत्तीसगढ़ एरिया है, वहां पर जो रिवोल्ट भी होता है, तो वो लोग जब रेबेलियन करते हैं तो उनके रेबेलियन के चलते जो है थोड़ा बहुत जो है जो उनके जो एरिया उनसे ले लिया गया है होता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, जो एरिया रिजर्व किया गया होता है उसको आधा कर लेते हैं। लेकिन तब भी आफ्टर इंडिपेंडेंस भी क्या रहता है कि ये जो लोगों को जंगलों से दूर रखने की जो प्रैक्टिस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल जो स्टार्ट हो गई होती है, ये जो है चलती रहती है, ताकि उन जंगलों को जो है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज के लिए किया जा सके, ये कंटिन्यू होती है। यानी लोकल्स को जो है जंगलों में उस तरह से एक्सेस नहीं रहती। अब 1970s की ही बात अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक जो है वो प्रपोज करता है 4600 हेक्टर्स जो है नेचुरल साल फॉरेस्ट को जो है वो रिप्लेस किया जाएगा ट्रॉपिकल पाइन से, ताकि वो पल्प दे सके पेपर इंडस्ट्री के लिए। हाँ, लेकिन लोकल्स जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं और ये प्रोजेक्ट जो है वो
रोक दिया जाता है। अब यही है कि लोग जो हैं अब लोगों की से हो जाती हैं फॉरेस्ट में, और लोग जो हैं वो भी अब अवेयर हो जाते हैं कि किस तरह से ये जंगलों को बचाया जा सके। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।